नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर बोकारो से, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की ही हत्या कर दी है। जारीडीह के कुमारडीह की यह पूरी घटना, जहां पर 22 जनवरी से उमाशंकर लापता था। पुलिस ने हत्या के मामले की जांच करते हुए पत्नी सीता देवी और उसके प्रेमी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कब्र खोदकर मृतक का शव निकाला गया। 25 जनवरी को उमाशंकर के भाई ने लापता होने की जानकारी थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच के दौरान पुलिस को प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। 22 जनवरी को राहुल और उमाशंकर में विवाद हुआ था, जिसके बाद उमाशंकर की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान दोनों को थाने लाया गया, जहां दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राहुल के घर के पास ही शव को खेत में गाड़ा गया था, जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बाहर निकाला गया है। प्रेम प्रसंग में ही इनकी हत्या होने की बात बताई जा रही है और इनकी हत्या करके इनको दफन कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में शव को बरामद कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस चीज से हत्या हुआ था सर? अभी इसके स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा किस चीज से इनकी हत्या हुई। कब हत्या हुआ था? पोस्टमार्टम के बाद ही एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। और वहीं देखिए, देवघर में बम मारकर हत्या करने आए 2 अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गए, जिसमें बम फटने से एक अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। घटना रिखिया थाना क्षेत्र की है, जहां बिहार के चांदन से 2 अपराधी बम लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने पहुंचे थे। उस पर बम से हमला भी किया गया, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। इस दौरान भागने के दौरान ग्रामीणों ने उनका पीछा किया, जिसमें बम फटने से एक अपराधी की मौत हो गई, जबकि दूसरा अपराधी पकड़ा गया। घायल अपराधी से पूछताछ करने एसपी सदर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों को उनकी बहादुरी के लिए एसपी ने रिवॉर्ड का भी यहां पर ऐलान किया है। फिलहाल दोनों अपराधियों के बारे में और उन्हें हत्या करने किसने और क्यों भेजा था, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। जब उन्होंने उसका हत्या करने का प्रयास किया तो बम से वो हत्या कर नहीं पाया। भागने के क्रम में पब्लिक ने उनको पकड़ा। पकड़ने के क्रम में वो गिरे और जो हैंड बम उनके हाथ में था वो फटा, जिससे एक अपराधी की मौत हुई है और दूसरा अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद जो है वो रिखिया थाना क्षेत्र की जो पब्लिक है उनका है। उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है और इस बहादुरी के परिचय के लिए उनको जो भी रिकग्निशन मिलना है सरकार की तरफ से, उसके लिए प्रस्ताव हम लोग बढ़ाएंगे और पूरे देवघर पुलिस की तरफ से हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। और खबर गुमला से है, जहां पर वृंदा पंचायत के चरका टांगर नदी टोली में देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने 2 घरों को यहां पर तोड़ दिया और घर में रखे अनाज खा गए। घर के सदस्यों ने किसी तरह घर से भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने बताया कि कल शाम में ही 20 से 25 की संख्या में हाथियों का झुंड जो है वो मर्दा जंगल के समीप देखा गया था। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन हाथियों को भगाने में नाकामयाब रही। इधर देर रात जब हाथी उत्पात मचा रहे थे, तब भी वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। चाउर धान मन के खा है और धीरे ले बर्बाद कर रहे दूरा मन के। कई गो हाथी आए रहे? हाथी तो छुआर भीतरे घुस रहे, 3 ठो बाहरे रहे। हाथी तो कहना है 24 है कहना, लेकिन 4 गो घुस रहे गाँव में। गाँव में 4 गो घुस रहे? हाँ, 4 गो घुस रहे। घर मन के धासा है, चाउर मन के खा है। और वही देखिए, जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जारी निर्माण कार्य पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय में संग्राम लगातार जारी है। महाआरती की शुरुआत को लेकर नदी का बालू निकालकर किनारे पे भरने की तैयारी की जा रही है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे घाट निर्माण और महाआरती स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वहीं जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने इसका विरोध किया है और पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए एनजीटी और हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे कोई एनजीटी में जाए या फिर हाईकोर्ट में, काम हो रहा है और होकर रहेगा। गंदी मानसिकता के लोग जो है बाहर से आके यहाँ सोचते हैं कि ये राज चलेगा, ये राज चलेगा नहीं। और ये भभकी धमकी एनजीटी में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अरे हमको जेल भेज दो ना जी। मैं जेल से डरने वाला हूँ, आंदोलन करके पैदा हुआ हूँ राजनीति में। किसी का हम पोसे हुए बच्चा नहीं ना है।
हम जमीन में खेती करके अपना जो है जीवन बनाए हैं, इसलिए कोई माई का लाल से हम डरते नहीं। और किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे काम को रोक के दिखा दे। वो अभी नदी के किनारे बालू भरेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। मंत्री हैं तो सरकार ने किसी योजना के तहत पारित किया है, उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र किसी योजना से पारित है, या मंत्री ने अपनी किसी योजना के आधार पर स्वीकृति लिया है, तो आपने स्वीकृति नहीं लिया और आप मंत्री हैं और नदी के भीतर जाकर इतना उत्पाद करिएगा। एनजीटी हाई कोर्ट तो हम जाएंगे ही। मैंने आज मुख्यमंत्री से भी सबके सामने कहा कि जो प्रभावशाली लोग हैं यहाँ, ये प्रभावशाली लोग ही जो नियम कानून तोड़ेंगे तो सामान्य जनता तो उसी से प्रेरणा लेगी। और दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम की ओर से स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। पूरे मैदान में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन का कटआउट लगाया गया है। गांधी मैदान में आयोजित झारखंड दिवस समारोह की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी, जिसके देर रात तक चलने की संभावना है। 44वें झारखंड दिवस समारोह को लेकर पूरे मैदान को हरे झंडे से पाट दिया गया है। कोविड संक्रमण के 2 साल बाद पार्टी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रही है। समारोह का जायजा लिया सहयोगी निरंजन सिंह ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज स्थापना दिवस है, सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और आप देख सकते हैं कि इसी मंच पर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं, इसी मंच से संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं का। 44वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा मना रहा है। और आप देखें इस वक्त मैं दुमका के गांधी मैदान में हूं, किस तरह से पूरा का पूरा जो मैदान आप देख रहे हैं हरा, पूरे तरह से जो झंडा है, जो प्रतीक है, यानी जो पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष और जो उसका सिंबल है हरा रंग, पूरा से पटा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कटबेज लगाया गया है इसमें सिर्फ शिबू सोरेन का है, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, किसी भी और नेता का कटबेज नहीं लगाया गया है। आप देखें तस्वीर में, हालांकि कई मंत्री हैं, कई बड़े नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन किसी भी नेता का यहाँ कटबेज नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पर 3 ही लोगों का तस्वीर नजर आ रहा है। इतना लोगों में उत्साह है। जी, हम यहाँ कहते चले हैं कि यहाँ तो हर साल की भांति इस साल भी हो रही है। कोरोना की वजह से साल 2 साल से नहीं हुई थी, इसलिए इस बार जोर शोर से तैयारी की जा रही है और दूर दराज से भी लोग पूरा आते हैं बहुत से उत्साह के साथ। यहाँ कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होती है? ये कार्यक्रम 6 बजे शाम से शुरू हो जाती है और कितने बजे तक चलती है? सुबह 4 बजे तक। पूरा मैदान भरा हुआ रहता है? पूरा भरा हुआ रहता है। देखिए, कोविड संक्रमण काल के बाद, यानी 2 साल कोविड संक्रमण काल का रहा और 2 साल के बाद ये पार्टी अपनी स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 दुमका। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावेदार अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। संभावित दावेदार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं और पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना चुके हैं। ऐसे ही उम्मीदवार धनंजय कुमार पुट्टुस हैं जो बीजेपी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। इधर सीपीआई भी रामगढ़ में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी के चरण केवट भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबका भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने स्टेट काउंसिल की बैठक किया 28 जनवरी को। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम उम्मीदवार देंगे और जब तक एनडीए और यूपीए के उम्मीदवार का घोषणा नहीं होता है तब तक उम्मीदवार की घोषणा हम नहीं करेंगे। और हमारा लेफ्ट का भी समर्थन है। उसके लिए कल भी हमने जो है से बैठक किया था भाकपा माले ऑफिस रामगढ़ में और हम लोगों ने तय किया है कि 2 फरवरी को गोला, 3 फरवरी के दुलमी और 5 फरवरी के रामगढ़ प्रखंड के मीटिंग हम लोग करेंगे। सामूहिक कैंपेनिंग के लिए जो है हम लोग योजना बना करके हम लोग मैदान में जाएंगे और हमारा तैयारी चल रहा है। उम्मीदवार देगी सीपीआई उम्मीदवार देगी। सीपीआई 3 बार विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा सीपीआई 3 बार जीती है और 9 बार सेकेंड पोजीशन रही है। हमारा दावा बनता है।
रामगढ़ विधानसभा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके साथ ही उम्मीदवार जो हैं अपने नामांकन पत्र खरीदने यहाँ आ रहे हैं। कई उम्मीदवार जो हैं अपने नामांकन के लिए दावेदारी कर रहे हैं, यानी कि चुनाव में यहाँ पर पूरा तड़का लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक भाजपा नेता हैं, युवा नेता हैं, उनसे सीधे बात कराते हैं। वे इस बार चुनाव में उतरने वाले हैं, क्यों चुनाव में उतरने वाले हैं, उनका क्या रहेगा एजेंडा, सीधे बात कराते हैं। बताइए, इस बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ने वाले क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा हमारा रहेगा कि अभी तक 2 पार्टियां यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में हैं, जो अभी तक इसके पहले नेतृत्व संभाल रही थी। एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी है, और दोनों लोगों ने मुद्दे को ही गायब कर दिया है। इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को सर्कस बना दिया है। कोई बोल रहा है मेरे पास बच्चा छोटा है, उसका माँ से जुदा है, कोई बोल रहा है हम दारू मुर्गा और पैसा के दम पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है कि युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि कैसे महिलाओं। तो पार्टी आपको इजाजत देगी चुनाव लड़ने? पार्टी का ही हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, और जनता का काम करने के लिए, उसका सेवा करने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से के साथ क्षेत्र में निकले हैं सेवा करने के लिए, और इसके लिए हम लोगों को नेतृत्व संभालना होगा, और सेवा तभी कर सकते हैं जब आप सही स्थान पर पहुंचेंगे और चुन करके आएंगे। चूंकि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा इन्हें कितना अनुमति देती है चुनाव लड़ने के लिए, उस बावजूद इसके चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इनका कहना है कि ना मुर्गा चलेगा, ना दारू चलेगा, सिर्फ विकास चलेगा। ऐसे में यहाँ पर धनंजय कुमार पुटुस जो हैं आप पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर पहुंच रहे हैं, जहां वे संथाल परगना को बड़ी सौगात देंगे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गृह मंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी की ओर से तैयारी लगातार की जा रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूरी तरह संवेदनहीन करार दिया। साथ ही राज्य में लूट खसोट की सरकार चलने के आरोप लगाते हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करने की नसीहत भी दी। कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं और झारखंड के बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, तो हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि भाई आप राजनीति करना बंद करिए, झारखंड के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप सक्षम हैं, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए। हम मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई आप 2, 4, 5 करोड़ रुपया लगे तो बीजेपी विरोध नहीं करेगी, आप खर्च करिए। सवाल झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों का है। अब वकीलों से आप सलाह लीजिए और इसी धरती पर स्थानीय और नियोजन नीति आप बनाइए। आप दूसरों को दोष मत दीजिए। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को सांगठनिक दृष्टिकोण से बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी छोड़ के जोगिंदर सिंह जोगी सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में वापस लौट आए हैं। गाजे बाजे और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे जोगी का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताते चले आपको कि जोगिंदर सिंह जोगी ने सरयू राय की पार्टी ज्वाइन की थी और उन्हें विधायक प्रतिनिधि बनाया गया था। 3 साल बाद जोगी ने घर वापसी की है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शाडंगी ने सीएम को 1932 का खतियान लागू करने की चुनौती दी है। मैं भटक गया था, मैं दूसरे घर चले गया था, पर मुझे लगा कि जो अपना घर है वो अपना ही होता है, तो इसलिए मैंने पिछले 1-1.5 साल से मन बनाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए मैं दूसरे घर चले गया था। मैं इसलिए अपने घर फिर वापस कर। मैं तो स्पष्ट रूप से, मैं आज से नहीं, मैं पिछले, जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, मैं तब से कहता हूँ 32 का खतियान लागू करें, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। आपको राज्य की जनता ने अगर आपको बागडोर दी है तो ये आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है कि आप अगर 32 का खतियान लाने की सही मंशा है आप में तो उसे आप लागू करें, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। इसे अन्यथा भावनात्मक मुद्दा बनाकर और कभी राज्यपाल तो कभी केंद्र की संस्थाओं पर आरोप मढ़कर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। और आखिर कौन है आदिवासियों की हितैषी पार्टी या फिर नेता? इसे लेकर इन दिनों झारखंड में सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2012 में अर्जुन मुंडा की सरकार गिराने में जेएमएम की भूमिका रही थी। वहीं पार्टी प्रवक्ता ने सोरेन परिवार पर भी जमकर हमला बोला। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली हार का मुद्दा उठाते हुए बजट में जनजाति समाज को ठगने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी को तो स्पष्ट करना चाहिए कि उनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार क्यों है।
कभी तो कोई माइनिंग लीज देने की बात होती है तो खुद दे लेते हैं, अपने भाई को दे देते हैं, या लीजेस की बात होती है तो अपनी पत्नी, साली, सिर्फ जो सोरेन परिवार से संबंधित लोग हैं वही इस सरकार में आदिवासी के नाम पर उपकृत होते रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को तो ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए, जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार यहाँ पर चल रही थी तो 2012 में इन्होंने क्यों समर्थन वापस ले लिया था? आखिर वो भी तो एक आदिवासी के बेटा थे। तो आदिवासी के नेतृत्व वाली सरकार गिराने का ट्रैक रिकॉर्ड तो इनके ऊपर ज्यादा है। हित की बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, भाजपा के लोगों को। इस बार भी आप देखें कि किस प्रकार से जब यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के हक में फैसले लिए जा रहे हैं तो कानूनी अड़चनों के माध्यम से किस प्रकार से अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया जा रहा है, ये देखने योग्य है। और बड़ी खबर गोड्डा से सामने आ रही है, जहां पर शराब के नशे में पति ने पत्नी पर एसिड फेंका है। एसिड अटैक में पत्नी का शरीर झुलस गया है। सोना चांदी की सफाई करता है आरोपी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रताड़ना से रोकने पर हमला किया गया उसकी ओर से। फरार पति की तलाश इस वक्त पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं सदर अस्पताल में महिला का इलाज जारी है, जिसकी स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो शराबी पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंका है। एसिड अटैक से जो महिला का शरीर है वो बुरी तरह से झुलस गया है। जो आरोपी है वो सोने चांदी की सफाई का काम करता है। बताते चले आपको कि प्रताड़ना से रोकने पर उसने यह हमला किया। फिलहाल पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी हुई है। इसको पड़ोसी वाला जो फोन किया कि आइए तुम्हारा बेटी पूरा घायल है, जल्दी आइए। तो हम लोग वहाँ से आके और इसको लेके भागे यहाँ गोड्डा। इसको अस्पताल भी नहीं लाया वो? नहीं, कुछ नहीं, वो छोड़ के घर छोड़ के भाग गया। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं, उसका परिवार में कोई नहीं आया है। और धनबाद अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में मामले ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की ओर से स्वतः इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। हाईकोर्ट में मामले को जनहित याचिका में बताया गया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ में सुनवाई की जाएगी। महाधिवक्ता को मौजूद रहने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी आपको देते चले कि आशीर्वाद टावर में अगलगी की घटना सामने आई थी, जिसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और अब इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील किया गया है। चीफ जस्टिस की खंडपीठ में आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और पूरे भारत में साइकिल यात्रा पर निकले आदिवासी दंपति पाकुड़ पहुंचे, जहां सांसद विजय हसंदा और डीसी वरुण रंजन ने शॉल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं भारत भ्रमण पर निकले साइकिल यात्री सुमन मरांडी ने बताया कि 26 जनवरी से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा उन्होंने शुरू की है, जो पूरे देश भर में जारी रहेगी। दोनों दंपति को साइकिल यात्रा करते देख स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। हम लोग ऑल इंडिया टूर के लिए निकले हैं 26 जनवरी को और पूरा ऑल ओवर इंडिया हम लोग कवर करने वाले हैं और इसका हम लोग 1 साल का टारगेट दिए हैं। और हम लोग का इस माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को कि पर्यावरण का रक्षा किया जाए, ज़्यादा पेड़ पौधा ना काटा जाए। अगर एक पेड़ काट रहा है तो 10 पेड़ वहाँ पर रोपा जाए, तो इससे हम लोग का पर्यावरण ठीक रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक